वेलकम एवरीवन। हम जो है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है वो आज कंटिन्यू करेंगे। इसका फोर्थ सेक्शन पे थे हम पिछली बार, और दो सब सेक्शन इसके हो गए थे, 1 और 2 सेक्शन 4 के। तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, और मैं भी आप ही के साथ रीड करूँगा। मुझे भी उतना कुछ खास नहीं आता जितना आना चाहिए, तो मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, और आई होप कि आप भी साथ में पढ़ोगे। तो सेक्शन 2 इसका कहता है, पहले इसका टाइटल क्या है, एक सेकंड। सेक्शन 4 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट। सो कोई भी ऑफेंडर है उसको गुड कंडक्ट पे कोर्ट क्या है उसको रिलीज कर सकती है। किस ग्राउंड पे? उसके गुड कंडक्ट पे, उसकी जो एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी, उसको ऑब्जर्व में रखा जाएगा। और जब कोर्ट को ऐसा लगेगा कि हाँ इसको रिलीज किया जा सकता है, तब, जब उसका पहले कोई क्राइम का कोई रिकॉर्ड ना हो, है ना, पहले वो कन्विक्टेड ना हो, तब। ऐसे नहीं। उसके बाद उसको जब रिलीज़ करेंगे भी, तो एक ड्यूरेशन में, कि आपको पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि आप कहाँ रह रहे हो इतने ड्यूरेशन तक। और दूसरा ये कि उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र भी रहेगा जो उसको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा उतने टाइम तक। कब बीच बीच में जाके विजिट भी कर सकता है, ऐसे भी देख सकता है। तो वो एक पर्सन भी रहेगा जो बीच बीच में उसको देखेगा। सबसेक्शन 2 इसका कहता है फोन का, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी द प्रोविजन ऑफिसर कंसर्न इन रिलेशन टू द केस। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कोर्ट को किसी भी ऑफेंडर को रिलीज करने से पहले प्रोवेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है, जो उसका ओपिनियन है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे सेल वर्ड मेंशन है, मतलब मैंडेटरी है कोर्ट के ऊपर, कि प्रोवेशन ऑफिसर का जो रिपोर्ट है, जो बना के देता है, उसके जो ओपिनियंस है, उसको भी ध्यान में रखा जाए। सबसेक्शन 3 कहता है व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड, द कोर्ट में, इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड ऑफ द पब्लिक इट इज एक्सपीडियंट so to do, in addition, pass a supervision order directing that the offender shall remain under the supervision of a probation officer named in the order during such period, not being less than 1 year, as may be specified therein, and may in such supervision order impose such condition as it deems necessary for due supervision of the, it may specify and may in such supervision order such imposes condition necessary। तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि जब भी कोई कोर्ट है वो किसी भी ऑफेंडर को रिलीज करेगा, उससे पहले उसको प्रोविजन ऑफिसर का जो रिपोर्ट है, जो ओपिनियन है, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंडेटरी है कोर्ट के लिए। सेकंड ये कह रहा है कि अगर कोर्ट को लगता है ऐसा कि समाज के लिए ठीक रहेगा, ऐसा करना ठीक रहेगा, और तब वो क्या कर सकता है कि किसी भी ऑफेंडर को रिलीज करने से पहले एक ऑर्डर जारी कर सकता है सुपरविजन का, किसी भी प्रोविजन ऑफिसर को। उसका किसी भी प्रोविजन ऑफिसर का नाम उस ऑर्डर पे मेंशन हो जाएगा, और उसमें ये बताया जाएगा कि कम से कम एटलीस्ट 1 साल के लिए ये प्रोविजन ऑफिसर जो है इस व्यक्ति पे निगरानी रखेगी, अपनी नजर रखेगी। तो सुपरविजन ऑर्डर जो है, प्रोविजन ऑफिसर का नाम उस ऑर्डर पे मेंशन हो जाएगा, और फिर कोर्ट ये बता देगी कि आज से लगभग एटलीस्ट 1 साल, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया ना कि 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो मतलब एटलीस्ट 1 साल होना चाहिए। तो 1 साल तक की नजर निगरानी में इस प्रोविजन ऑफिसर के वो व्यक्ति रहेगा। कोर्ट इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी टर्म एंड कंडीशंस लगा सकती है, इम्पोज सच कंडीशंस एज इट डीम्स नेसेसरी, जो उसको सही लगता है। ठीक है, तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या कंडीशंस हैं जो कोर्ट लगाएगी। बट ये प्रोविजन मेंशन है कि वो एक ऐसी कंडीशन भी लगा सकती है जो जो समाज के लिए ठीक हो, और जो उसको जो कोर्ट को लगता हो कि उस अपराधी के लिए ऐसा कंडीशन लगाना सुनिश्चित, एक जस्टिफाइड रहेगा। सबसेक्शन 4 है इसका,
The court making a supervision order under subsection 3 shall require the offender before he is released to enter into bond. अब क्या होता है कि जब भी कोर्ट सुपरविजन ऑर्डर प्रिपेयर करेगी, बनाएगी, सुपरविजन ऑर्डर में बेसिकली क्या था जो हमने सब सेक्शन 3 में पढ़ा था कि कोई प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाएगा कि 1 साल तक आप इस पर्सन पे, इस ऑफेंडर पे अपनी निगरानी रखो। तो वो जो सुपरविजन ऑर्डर है वो जारी करने के लिए कोर्ट क्या करेगी, एक बॉन्ड बनाएगी उस ऑफेंडर के साथ, ठीक है। वो जो बॉन्ड बनाएगी वो सियोरिटी के साथ हो सकती है, विद सियोरिटी, विदाउट सियोरिटी, या बिना सियोरिटी के भी हो सकती है। टू ऑब्जर्व द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर एज द कोर्ट में हैविंग रिगार्ड टू द पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस consider fit to impose for preventing a repetition of the same offense or a commission of other offenses by the order or by the offender. So future में ऐसा कोई ऑफेंस जो है वो रिपीट ना हो, इसलिए कोर्ट एक बॉन्ड बनाएगी उस ऑफेंडर के साथ। वो जो बॉन्ड है सियोरिटी के साथ भी हो सकती है या बिना सियोरिटी के भी हो सकती है, और उसमें जितने टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कोर्ट को सही लगेंगे वो मेंशन करेगी। साथ में उसमें मेंशन होगा कि आप जो है ये ऑफेंस आगे नहीं करेंगे, इस बात की सियोरिटी हमें चाहिए इस बॉन्ड के थ्रू, तो आप इस पे साइन कीजिए कि आप ऐसा कोई ऑफेंस इन फ्यूचर नहीं करेंगे। तभी वो बॉन्ड वेरीफाइड होगा, तभी कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट करेगी। इसमें एक चीज की जो रिलीफ मिला हुआ है वो ये है कि जो बॉन्ड है वो सियोरिटी के साथ भी हो सकती है और बिना सियोरिटी के भी हो सकती है। सियोरिटी के साथ बेसिकली तो होती है, बट बिना सियोरिटी के भी हो सकती है। सबसेक्शन 5 है द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द ऑर्डर। कोर्ट क्या करेगी कि सबसेक्शन 3 के अंडर जो बॉन्ड बनाया जाएगा और सुपरविजन ऑर्डर जो बनाया जाएगा कोर्ट की तरफ से, जो दिया जाएगा, उसमें जितने टर्म एंड कंडीशन है वो ऑफेंडर को बताएगी कि इसमें ऐसे से ये कंडीशंस मेंशन्ड है, तो वो एक बार कोर्ट उसको उस ऑफेंडर को सुना देगी। एंड शैल फोर्थविथ फर्निश 1 कॉपी ऑफ द सुपरविजन ऑर्डर टू ईच ऑफ द ऑफेंडर्स। और जो वो सुपरविजन ऑर्डर की जो कॉपी है वो सारे ऑफेंडर, जितने भी ऑफेंडर हैं, एक है तो बस उसको या और भी हैं तो उन सबको एक एक कॉपी उस सुपरविजन ऑर्डर की दी जाएगी। द सियोरिटीज इफ एनी एंड द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न। तो जो ऑफेंडर है उसको एक सुपरविजन ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी, अगर सियोरिटी है तो उसको दी जाएगी, और प्रोबेशन ऑफिसर जो है जिसका नाम मेंशन होगा सुपरविजन ऑर्डर में तो उसको भी एक कॉपी दी जाएगी। तो ये था इस सेक्शन 4 में कि कोर्ट जो है पर्सन के बिहेवियर को देखते हुए, कंडक्ट को देखते हुए रिलीज कर सकती है, बट कुछ टर्म एंड कंडीशन भी मेंशन कर सकती है। कोर्ट कह सकती है कि आप एक बॉन्ड साइन करो कि इन फ्यूचर आप ये ऑफेंस जो है फिर से रिपीट नहीं करोगे, और साथ ही साथ एक सुपरविजन ऑर्डर रिलीज कर सकती है जिसमें वो गाइड करेगी, जिसमें वो ये इंस्ट्रक्ट कर देगी कि एक प्रोबेशन ऑफिसर होगा और वो प्रोबेशन ऑफिसर एटलीस्ट 1 साल के लिए उस पर्सन पे अपनी निगरानी रखेगा, उस ऑफेंडर पे अपनी निगरानी रखेगा। और कुछ ऐसे भी टर्म एंड कंडीशन रख सकती है जो कोर्ट को सही लगे उस केस में। सेक्शन नंबर 5, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। तो सेक्शन 5 जो है ये बताता है कि कोर्ट के पास ये भी पावर है कि अगर कोई विक्टिम है तो उसको कंपनसेशन पे करवाए, या कोई कॉस्ट अगर लगी हो कोई, तो वो भी जो है ऑफेंडर जो है वो पे करेगा। द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और 4 में if it thinks fit make at the same time a further order directing him to pay। सो कोर्ट जब किसी ऑफेंडर को सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंडर रिलीज कर देती है तो कोर्ट एक दूसरा ऑर्डर भी बना सकती है जिसमें वो कंपनसेट करवाएगी।
इसका ए है, सच कंपनसेशन एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल फॉर लॉस और इंजरी कॉज टू एनी पर्सन बाय द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो वो कंपनसेशन, वो अमाउंट जो कोर्ट को सही लगे कि ये जो अमाउंट है, ये जो सफ़र हो रहा है, जिसने सफ़र किया है, उसके लिए ये अमाउंट सुटेबल है और रीज़नेबल है, तो वो कोर्ट जो है उसके लिए एक ऑर्डर रिलीज़ करेगी कि आपको इतना कंपनसेशन करना है, इतना आपको पे करना है। बी है, सच कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल। प्रोसीडिंग के टाइम जो भी खर्चा वगैरह आया है, तो उससे संबंधित जो विक्टिम है, विक्टिम का जो खर्चा हुआ, जितना खर्चा हुआ, या फिर कोई एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, कोर्ट का खर्चा हुआ, तो वो सारे जो कॉस्ट हैं वो भी कोर्ट क्या कह सकती है, रीजनेबल जो अमाउंट होगा वो भी बोल सकती है कि आपको, ऑफेंडर को, कि आपको ये भी पे करना होगा। सबसेक्शन 2 है, द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 may be recovered as a fine in accordance with the provision of section 386 and 387 of the code। So ये बात कर रहा है कि ये जो फाइन है ये रिकवर किया जा सकता है किस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए, सेक्शन 386 एंड 387 ऑफ द कोड। ये कोड यहाँ पर बात कर रहा है सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी की पुराना वाला जो सीआरपीसी था उसके सेक्शन 386 और 387 को आप रीड करें और उस वे में जो फाइन है वो रिकवर किया जा सकता है। सब सेक्शन 3, अ सिविल कोर्ट ट्राइंग एनी सूट। अगर कोई सिविल कोर्ट कोई सूट ट्रायल कर रही है, किसी सूट की प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें arising out the same matter for which the offender is prosecuted shall take into account any amount paid or recovered as compensation under subsection 1 in awarding damages. A civil court trying any suit arising out of the same matter for which the offender is prosecuted shall take into account any amount paid or recovered as compensation under subsection 1 in awarding डैमेजेस। सो ये बेसिकली यही कह रहा है कि जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट में भी अगर कोई सूट चल रहा होगा उस मैटर का, सेम मैटर का, तो उसका जो अमाउंट है वो भी अपने अंडर ले सकती है एज एन अवॉर्डिंग डैमेजेस। सेक्शन 3, restrictions on imprisonment of offenders under 21 years of age। When any person under 21 year of age is found guilty of having committed an offence punishable with imprisonment but not with imprisonment of for life। तो जब भी कोई व्यक्ति जो कि 21 साल से कम है, उसने एक ऐसा क्राइम कमिट किया है जिसमें पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट की है, मीन्स कारावास की है, बट ध्यान रखे आजीवन कारावास की नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। मतलब 21 साल का व्यक्ति है, वो जब क्राइम करता है तो उसकी जो पनिशमेंट है उस क्राइम की, वो जेल तो है लेकिन आजीवन कारावास नहीं है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है। उसको छोड़ के जो इम्प्रिजनमेंट है उसके रिगार्डिंग ये बात करता है। द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, जिस कोर्ट के द्वारा वो पर्सन गिल्टी फाउंड किया जाएगा, shall not sentence him to imprisonment unless it is satisfied that having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offence and the character of the offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 or 4, and if the court passes any sentence of imprisonment on the offender, it shall record its reasons for doing so। So basically ये रिस्ट्रिक्शन है कोर्ट के ऊपर कि अगर कोई व्यक्ति 21 साल का है, 21 साल से कम का है, और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट है, तो ऐसे में कोर्ट को ये ध्यान देना होगा कि उसको जो है जेल ना, उसको पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट ना मिले। ठीक है, उसको अंडर सेक्शन 3 एंड अंडर सेक्शन 4 रिलीज कर दिया जाए, और अगर नहीं करती है,
अंडर सेक्शन 3 या अंडर सेक्शन 4 रिलीज नहीं करती है, उसके कैरेक्टर वगैरह, उसके कैरेक्टर को, उसकी कंडक्ट को, सीरियसनेस ऑफ क्राइम को देखते हुए अगर वो सेक्शन 3 और 4 को 4 के अंडर रिलीज नहीं करती है तो उसको एक रीजनेबल एक रीजनिंग देनी होगी कि उसने ऐसा क्यों, ऐसा डिसीजन उसने क्यों लिया और 21 साल से कम उम्र का जो वो ऑफेंडर था उसको जेल में क्यों भेजा गया, तो उसकी जो रीजनिंग है वो कोर्ट को देनी पड़ेगी और ये मैंडेटरी है। इट्स अ रिकॉर्ड इट्स रीजनिंग इट्स रीजंस फॉर डूइंग सो, कि ऐसा कोर्ट ने क्यों किया कि उन्होंने एक 21 साल से कम उम्र के ऑफेंडर को जेल भेज दिया, तो उसकी रीजनिंग देनी होगी। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बेसिकली जो 21 साल से कम उम्र का जो ऑफेंडर है उसको यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है कि जेल ना भेजा जाए और उसके कैरेक्टर को, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस को देखते हुए, जो ग्रेविटी है उस ऑफेंस की उसको ध्यान में रखते हुए सेक्शन 3 के अंडर और सेक्शन 4 के अंडर उसको रिलीज कर देना चाहिए। बट अगर नहीं कर रही है तो उसको और जेल में भेज रही है उस ऑफेंडर को, तो उसको साथ में एक रीजनिंग भी देनी पड़ेगी कि इस ऑफेंस में जो सीरियसनेस थी वो हैवी थी और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता था, तो इस रीजनिंग से हम इसको इम्प्रिजनमेंट में भेज रहे हैं, तो वो रीजनिंग जो है वो मेंशन करनी होगी। सबसेक्शन 2 इसका कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील अंडर सेक्शन 3 or section 4 with an offender referred to in subsection 1, the court shall call for a report from the probation officer and consider the report if any other information available to it relating to the character and physical and mental condition of the offender for the purpose of satisfying itself, कोर्ट खुद को सेटिस्फाई करने के लिए whether it would be not be desirable to deal under section 3 or section 4 with an offender referred to in subsection 3 or subsection 1, कि खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट कि हाँ इसको जो है वो सेक्शन 3 और 4 के अंदर में रिलीज नहीं किया जाना चाहिए इस ऑफेंडर को, कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसके रिपोर्ट को ध्यान में रख सकती है, सेल कॉल फॉर ए रिकॉर्ड फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर एंड कंसीडर द रिपोर्ट। सो बेसिकली वो जो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट है वो अपने ध्यान में रखेगी, उसके साथ साथ एनी अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई दूसरे इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है रिलेटिंग टू कैरेक्टर एंड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर, तो उसको भी कोर्ट ध्यान में रखेगी और तब जाके अपना डिसीजन बनाएगी कि उसको रिलीज करना चाहिए या फिर उसको जेल में रखना चाहिए। सेक्शन 7 कह रहा है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, सो द रिपोर्ट ऑफ ए प्रोबेशन ऑफिसर रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 4 और सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 6 shall be treated as confidential। सो जो प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है, द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर हमने देखा सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 इसके अंडर जाती है या फिर सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6, इन दोनों के अंदर जो प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट जा रही है कोर्ट को, जो कोर्ट को ये रिपोर्ट जो प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा मिल रही है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इफ इट सो थिंक्स फिट communicate the sentence thereof to the offender and may give him an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report। इसमें कोर्ट क्या है, उस ऑफेंडर को चांस भी दे सकती है, एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि आप अपनी तरफ से जो एविडेंस है वो हमें शो करो कि आपको हम क्यों ना जेल में रखें, क्यों आपको हम रिलीज कर दें। तो इस टाइप का जो एविडेंस है वो कोर्ट बोलेगी उसको ऑफेंडर को कि आप प्रेजेंट करें अपनी तरफ से, और उसको भी कोर्ट ध्यान में रखेगी और तब जाके कोर्ट चाहे तो उसको रिलीज करे या चाहे जेल में डाले। बट इफ जेल में डाले तो अपने सारे रीजनिंग्स जो है वो कोर्ट को मेंशन करने पड़ेंगे। सेक्शन 8 वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन, वेरिएशंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर any court which passes an order under section 4 in respect of an offender is of opinion that in the interest of the offender and the public
it is expedient or necessary to vary the condition of any bond entered into by the offender. It may at any time during the period when the bond is effective vary the bond by extending or diminishing the duration thereof. So however that it shall not exceed 3 years from the date of the original order, or by altering the conditions thereof, or by inserting additional condition therein. Variation of conditions of probation. If on the application of a probation officer, अगर probation officer कोई application के through any court which passes an order under section 4 or in respect of an offender is of opinion that in the interest of the offender and the public it is expedient or necessary to vary the condition. So देखिए, अगर किसी प्रोबेशन ऑफिसर को जिसको निगरानी रखने के लिए बोला गया था, सुपरविजन ऑर्डर दिया गया था और निगरानी रखने के लिए बोला गया था किसी ऑफेंडर को के लिए, वो चाहे तो कोर्ट को समाज के हित में या फिर उस ऑफेंडर के हित में, उस अपराधी के हित में जो कंडीशंस है जो उस बॉन्ड में दी गई थी एंटर इनटू बाय द ऑफेंडर, जिस पे ऑफेंडर भी राजी हो गया था, ऑफेंडर रिलीज होने से पहले जो बॉन्ड उसने क्रिएट किया था, जिसके थ्रू वो रिलीज हुआ था, उसको इट में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बॉन्ड इज इफेक्टिव वेराई द बॉन्ड, जब तक वो बॉन्ड इफेक्टिवनेस में है, जो भी ड्यूरेशन कोर्ट ने मेंशन किया होगा, और जब तक वो बॉन्ड इफेक्टिवनेस में है, प्रोबेशन ऑफिसर चाहे तो कोर्ट को ऑर्डर दिलवा कोर्ट के थ्रू कोर्ट को ये बोल के कि ये सोसाइटी के लिए ठीक रहेगा, ऐसा इसमें इस बॉन्ड में अल्टरेशन करना, इसमें कुछ डिफरेंट कंडीशंस डालना या हटाना, उस टाइप की बात इसमें कही गई है कि द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव वेराई द बॉन्ड by extending or diminishing the duration thereof, कि वो चाहे तो बॉन्ड को बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है उसको घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है thereof. So however that it shall not exceed 3 years. बट जब वो एक्सटेंशन करे, उस बॉन्ड का जो ड्यूरेशन का जो है एक्सटेंशन करे, एटलीस्ट 1 ईयर तो है ही, बट जब अगर प्रोबेशन ऑफिसर चाहे और कोर्ट को ऑर्डर दे, कोर्ट को रिक्वेस्ट करे कि इसकी जो बॉन्ड है उसका जो ड्यूरेशन है वो और एक्सटेंड कर दिया जाए, तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है. अगर वो प्रोबेशन ऑफिसर रिक्वेस्ट करे कोर्ट से कि इसके जो बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है उसको घटा दी जाए, तो घट भी सकती है. लेकिन जब बढ़ाने की बात आती है तो वो 3 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती. shall not exceed 3 years from the date of the original order, or by altering the condition thereof, or by inserting additional condition. So इसमें जो conditions हैं उसको भी change किया जा सकता है और कुछ नए conditions भी add किए जा सकते हैं उस bond में, जब तक वो bond जो है effectiveness में है. तो इसमें वही बात की गई है variation of condition of probation, कि जब तक वो रिलीज है और जिस बॉन्ड के थ्रू वो रिलीज है बाहर, वो प्रोबेशन ऑफिसर चाहे तो कोर्ट को रिक्वेस्ट करवा के उस बॉन्ड में वेरिएशन डलवा सकता है, चेंजेस करवा सकता है, उसके टाइमिंग को एक्सटेंड करवा सकता है या फिर कम करवा सकता है. सेक्शन 8 भी हमारा हो गया. अब सेक्शन 8 का हमारा सब सेक्शन 1 हुआ है. अब इसमें जो इसका प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट नो सच वेरिएशन शैल बी मेड without giving the offender and the surety or sureties mentioned in the bond an opportunity of being heard. So वेरिएशन जो उस बॉन्ड में है, जो प्रोबेशन ऑफिसर चाहता है कि हो और रिक्वेस्ट करता है कोर्ट को, और कोर्ट जब उस बॉन्ड में कोई वेरिएशन करना भी चाहे तो उससे पहले कोर्ट को उस ऑफेंडर की बात भी सुननी पड़ेगी, अगर कोई सियोरिटी है तो उसकी भी बात सुननी पड़ेगी, और तब जाके एक अपॉर्चुनिटी उनको देनी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और उसके बाद ही कोर्ट जो है उस बॉन्ड के साथ वेरिएशन ला सकती है. मतलब ऐसा नहीं है कि बिना सुने उसमें वेरिएशन आ गया बॉन्ड में तो सुनना पड़ेगा. बेसिकली ऑफेंडर की भी बात सुननी पड़ेगी और सियोरिटी की भी सुननी पड़ेगी, और उनसे पूछना पड़ेगा कि हम क्यों इसमें अल्टरेशन ना करें. सबसेक्शन 2 है इसका. इफ एनी सियोरिटी रिफ्यूजेस टू कंसेंट
to any variation proposed to be made under subsection 1, the court may require the offender to enter into a fresh bond, and if the offender refuses or fails to do so, the court may sentence him for the offense of which he was found guilty. If any श्योरिटी, अगर कोई श्योरिटी थी उस बॉन्ड में, अगर वो रिफ्यूज कर देती है, अब जब अल्ट्रेशन आते हैं, उस वेरिएशन जब आते हैं उस बॉन्ड में और कोई श्योरिटी था उस ऑफेंडर के लिए कोई श्योरिटी था, तो कोर्ट अगर वो श्योरिटी कहता है कि अब ये 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं इस बॉन्ड में, अब मैं इसका पार्ट नहीं रहूंगा, अब मैं श्योरिटी नहीं रहूंगा इसमें, तो द कोर्ट में रिक्वायर द ऑफेंडर टू एंटर इनटू फ्रेश बॉन्ड। तो कोर्ट क्या कहेगी ऑफेंडर को कि एक फ्रेश बॉन्ड बनाओ और उस फ्रेश बॉन्ड के लिए कोई दूसरा श्योरिटी ढूंढो, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बट पहले वाला श्योरिटी जो है वहां पर रिलीज हो जाएगा अगर वो उस कंडीशन से एग्री नहीं करता है तो। और अगर ऑफेंडर मना करता है कि नहीं अब मैं फ्रेश बॉन्ड नहीं बनाने जा रहा और आप अल्ट्रेशन भी मत करो, आप अल्ट्रेशन करोगे तो मेरा जो श्योरिटी है वो चला जाएगा, तो ये सब वो नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर कोर्ट ने बोला है, कोर्ट को वेरिएशन करनी है उस बॉन्ड में, और वेरिएशन जब करता है तो जो श्योरिटी है उसको वो ठीक नहीं लगता, तो वो आउट होना चाहता है तो वहां से आउट हो सकता है, और ऑफेंडर को फिर से एक फ्रेश बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा, और फ्रेश बॉन्ड क्रिएट करने के बाद उसको फिर वेरीफाई करवाना पड़ेगा कोर्ट के थ्रू। अगर वो ऐसा नहीं करवाता है, फ्रेश बॉन्ड अगर नहीं क्रिएट करता है, रिफ्यूज कर देता है या फिर नहीं कर पाता है फ्रेश बॉन्ड क्रिएट करने में, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसको वो पनिशमेंट दे देगी जिसके लिए वो गिल्टी पाया गया था, जिस ऑफेंस के लिए वो दोषी पाया गया था उसकी जो पनिशमेंट है वो इस ऑफेंडर को मिल जाएगी। Subsection 3 है notwithstanding anything herein before contained, the court which passes an order under section 4 in respect of an order may, if it is satisfied on an application made by the probation officer that the conduct of the offender has been such as to make it unnecessary that he should be kept any longer under supervision, discharge the bond or bonds एंटर इनटू बाय हिम। सो अगर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट को अगर सुपरविजन ऑफिसर ये कह देता है, जो प्रोबेशन ऑफिसर है, जब सुपरविजन ऑर्डर क्रिएट हुआ था और उसमें कोई प्रोबेशन ऑफिसर था जिसको निगरानी रखने के लिए बोला गया था ऑफेंडर के ऊपर, और वो प्रोबेशन ऑफिसर अगर बोल देता है कि अब रिक्वायरमेंट नहीं है सुपरविजन की, तो कोर्ट क्या करेगा, उस बॉन्ड को डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। और बॉन्ड जब डिस्चार्ज होगा तो वो जो पर्सन है वो अपने आप रिलीज हो जाएगा, फिर उस पर किसी की निगरानी नहीं रहेगी, वो अपना जहां मर्जी जाना चाहे जा सकता है। सेक्शन 9 देखते कितने हैं टोटल, 19 है। सेक्शन 9 जो है, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। सेक्शन 9 बेसिकली बात करता है जो बॉन्ड क्रिएट हुआ था, वो बॉन्ड के जो कंडीशंस थे जो कोर्ट के द्वारा इम्प्लाई किए गए थे, और वो कंडीशंस अगर टूट जाते हैं तो ऐसे में कोर्ट जो है उस ऑफेंडर के अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है, बेसिकली उसका डिस्कशन हम सेक्शन 9 में करेंगे। If the court which passes an order under section 4 in respect of an offender, or any court which could have dealt with the offender in respect of his original offense, has reason to believe on the report of a probation officer or otherwise that the offender has failed to observe any of the conditions of the bond और बॉन्ड्स एंटर इनटू बाय हिम, कोर्ट को अगर पता लगता है किसी के भी थ्रू या फिर प्रोबेशन ऑफिसर के थ्रू या किसी और मेथड से कोर्ट को पता चलता है कि जो बॉन्ड क्रिएट हुआ था उसकी जो कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं की जा रही हैं ऑफेंडर के द्वारा, तो इट में इशू अ वारंट, तो कोर्ट क्या करेगा, वारंट इशू कर देगा फॉर हिज अरेस्ट, और मे इफ इट थिंक्स फिट इशू अ समन टू हिम, तो या तो वारंट इशू कर देगा या फिर कोर्ट क्या करेगा, समन इशू कर देगा,
तो या तो कोर्ट उसे बुलाएगा या फिर बोलेगा कि या फिर उसको ऑफेंडर को कोर्ट क्या करेगा, बुलाएगा या फिर उसको सीधा अरेस्ट के लिए ऑर्डर दे देगा, उसको अपने कस्टडी में डालने के लिए ऑर्डर एक जनरेट हो जाएगा। एंड हिज सियोरिटीज, और उसके सियोरिटी के साथ भी, अगर सियोरिटी वाली बॉन्ड थी, विद सियोरिटीज जो बॉन्ड क्रिएट हुआ था वो विद सियोरिटी था, तो सियोरिटी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। इफ एनी, requiring him on them to attend before it as such time as may be specified in the summon। अगर समन है तो उस पर्टिकुलर टाइम में उसको आना है जो उसमें मेंशन है। समन में अगर मेंशन है कि मान लो आपको 30 दिन के अंदर कोर्ट में आना है, ठीक है, और 30 दिन में आना है और आपको रीजनिंग देनी है कि आप क्यों फुलफिल नहीं कर पा रहे हो कंडीशन को, तो वो सारी बातें, वो सारा जो डिस्कशन है वो सब होगा। Subsection 2, the court before which an offender is so brought or appears may either remand him to custody until the case is concluded, or it may grant him bail with or without surety to appear on the date which it may fix for hearing। अब कोर्ट क्या है, जब ऑफेंडर को लाया जाता है तो या तो वारंट के थ्रू या समन के थ्रू जब ऑफेंडर आ जाता है तो क्या करता है, कोर्ट उसको रिमांड में भेज सकता है कस्टडी में, ठीक है। कब तक, जब तक कि वो केस का जो कंक्लूजन है वो आ ना जाए, ठीक है। या तो उसको चाहे तो रिलीज भी कर सकता है बेल से, बेल देकर उसको रिलीज कर दिया जा सकता है। अब बेल जो है वो सियोरिटी के साथ भी हो सकती है, बिना सियोरिटी के भी हो सकती है। और जब बेल मिलेगा उस ऑफेंडर को तो जोन सी डेट उसको मेंशन होगी नेक्स्ट हियरिंग के लिए, उस डेट को उस ऑफेंडर को आना होगा। सबसेक्शन 3 है, इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस, कोर्ट जो है केस की सुनवाई करने के बाद अगर सेटिस्फाइड है, इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड एंटर इनटू बाय हिम, इट मे फोर्थविथ, अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि जिस बॉन्ड में जो ऑफेंडर है वो एंटर हुआ था और उस बॉन्ड में कोई कंडीशन था, उस कंडीशन का अगर ब्रीच हुआ है ऑफेंडर के थ्रू, ऑफेंडर के द्वारा, तो कोर्ट क्या क्या कर सकती है, सबसे पहले सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, कि वो जो इम्प्रिजनमेंट था, वो जो पनिशमेंट था जो उस ऑफेंडर को मिलने वाला था, जो सा भी पनिशमेंट था, वो पनिशमेंट जो है इस ऑफेंडर को मिल जाएगा। अगर वो बॉन्ड के कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो वो पनिशमेंट इस ऑफेंडर को मिल जाएगा। या बी में है, वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम देन विदाउट प्रीजुडाइस टू द कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द बॉन्ड इम्पोज अपॉन हिम अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज। अगर पहली बार वो ऐसा कर रहा है, पहली बार अगर किसी बॉन्ड का ब्रीच कर रहा है तो उसके ऊपर कोर्ट चाहे तो फाइन भी लगा सकती है 5-6 हज़ार तक का, उससे ऊपर का नहीं, तो मैक्सिमम 5000 का फाइन लग सकता है उस व्यक्ति के ऊपर जो कंडीशंस है ब्रीच करता है उस बॉन्ड के। 4, इफ अ पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3, इसकी बात कर रहा है, इफ अ पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3 इज नॉट पेड, अगर ये 5000 रुपए तक का जो फाइन है ये नहीं पे किया जाता है विद इन सच पीरियड एज द कोर्ट में फिक्स, उस टाइम तक जब तक कि कोर्ट ने उसे कुछ टाइम दिया हुआ कि आपको इतने समय तक ये जो अमाउंट है, ये जो फाइन है, ये जो पेनल्टी जो आपके ऊपर लगी है ये आपको पे करनी है, और उस टाइम तक भी अगर वो ऑफेंडर पे नहीं करता है, कोर्ट क्या करेगी, मे सेंटेंस फॉर द ऑफेंडर फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, तो जो उसने अपराध किया होगा उसके अकॉर्डिंग उस ऑफेंडर को पनिशमेंट मिल जाएगी।
सेक्शन 10 है इसका, प्रोविजन एज टू सियोरिटीज। द प्रोविजंस ऑफ 122, 126, 126A, 406A, 514, 514A, 514B, and the 515 of the code. It is talking about CRPC, old CRPC, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 122, 126, 126 ए, 406A, 514, 514A, 514B and 515 of the CRPC, old CRPC shall so far as may be apply in the case of bond and securities given under this act। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये सिक्योरिटीज से कनेक्टेड हैं और इसके बारे में आप चाहें तो ये सेक्शंस मेंशन्ड है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, बट आपको ध्यान में रखना है कि ये नए वाले सीआरपीसी की बात नहीं कर रहा है जो अभी हमारा करंट में है, उससे पहले जो सीआरपीसी था उसकी बात कर रहा है। कि मैं बता देता हूँ। ये रहा ना, कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो 1898 वाला जो सीआरपीसी था उसकी बात कर रहा है, जहां पे भी कोड है उसका मतलब सीआरपीसी 1898। तो यहाँ पे जो कोड है मतलब सीआरपीसी 1898 में जो सेक्शन 122, 126, 126A, 406A, 514, 514A, 514B एंड 515 है, उसको आप दे सकते हैं जो कि जो कि सिक्योरिटी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको आप 10 सेक्शन हो गए हैं, इसको आप रिवाइज भी कर लीजिएगा, मैं भी रिवाइज करूंगा, मेरे भी कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है बट धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं। और एक चीज़ है कि जैसे जैसे मैं इसको रीड करके पढ़ रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट जो है मेरे ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। आई थिंक बोल के पढ़ने से ये तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मतलब काफ़ी टाइम तक आपको याद रहेगा। देखते हैं, इसके 19 सेक्शन है ना, 10 हो गए हैं, 9 और बचे हैं, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप भी इसको रिवाइज कीजिए और मैं भी इसको रिवाइज करूँगा। थैंक यू।